आज हमारे बीच शांतिकुंज हरिद्वार के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री अशरण शरण श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। युग प्रवाह परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। विचारकों का ऐसा मानना है कि आदर्श नागरिकों का निर्माण परिवार में ही होता है। ऐसे कौन से मूलभूत सूत्र हैं जिनको अपना करके परिवार को सुसंस्कृत नागरिकों की टकसाल बनाया जा सके? बहुत सही प्रश्न किया आपने। वास्तव में सही व्यक्तित्व के विकास का शुभारंभ परिवार से ही होता है। इसीलिए युग ऋषि चिंतक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने परिवार को प्रयोगशाला कहा है। किसी व्यक्तित्व के विकास के लिए आप कैसे व्यक्ति पे विकसित करना चाहते हैं, उस तरह के प्रयोग परिवार में कीजिए और बच्चे विकसित हो जाएंगे। तो अच्छे नागरिक विकसित करने के लिए, अच्छे व्यक्ति विकसित करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने परिवार के लिए पंचशील दिया, जिसको उन्होंने पारिवारिक पंचशील कहा है। अगर उन पारिवारिक पंचशीलों का अनुपालन परिवार में होगा और ऐसे परिवार में जो बच्चे विकसित होंगे वो श्रेष्ठ नागरिक होंगे। और वो पंचशील हैं श्रमशीलता, मितव्ययिता, शिष्टता, सुव्यवस्था और सहकारिता। इन सब गुणों से जो बच्चे विकसित होंगे उनकी न केवल भौतिक प्रगति होगी जो राष्ट्र के हित में होगी, परिवार के हित में होगी, बल्कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी अवश्य होगी, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। आपने आदर्श नागरिकों के निर्माण के लिए पंचशीलों का आवश्यक बताया है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इन पंचशीलों को व्यवहारिक तरीके से किस तरह से अपने जीवन में उतारें। वास्तव में देखिए, व्यवहार में उतारने के लिए जो बच्चा जन्म लिया है वो तो वहीं से शुरू हुआ था संस्कार। कहते हैं कि 5 वर्ष तक बच्चा जो सीख लेता है वही उसके काम में आता है। एक बार एक दार्शनिक के पास एक 5 वर्ष के बच्चे को लेके माँ पहुंची और उसने कहा कि इस बच्चे को मैं किस विद्यालय में पढ़ने भेजूं। तो उसने कितने वर्ष का हो गया ये? उन्होंने कहा 5 वर्ष का। तो उस दार्शनिक ने कहा कि तुमने बहुत देर कर दी। कितनी देर कर दी? अरे तुमने तो 5 वर्ष और लगभग 7-8 महीने का विलंब कर दिया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा आप क्या कह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई, 5 वर्ष की तो आयु इसकी है। उनके कहने का मतलब यह था कि माँ के गर्भ से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है और 5 साल तक तो बहुत कुछ सीख जाता है परिवार में। चलो माँ के गर्भ की बात जो समझे वो समझें, लेकिन परिवार में जो बच्चा देख रहा है, बचपन से समझ रहा है, उसकी तरंगें बच्चे को मिलती हैं, उससे प्रभावित होता है। तो इन सब का व्यवहार परिवार में नितांत आवश्यक है। जिस परिवार में श्रमशीलता होगी, जिस परिवार में शालीनता होगी, बच्चे को उसकी इंप्रेशंस भी मिलेंगे, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो व्यवहार में लाने के लिए तो एक ही तरीका है कि इन सारे के सारे पंचशीलों का अनुपालन परिवार में बड़ी मुस्तैदी से किया जाए, तत्परता से किया जाए। और ऐसे परिवार जब कर लेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। व्यवहारिक स्वरूप वहीं से बनता है। आपने पारिवारिक पंचशील में सबसे पहले श्रमशीलता को बताया, तो परिवार में श्रमशीलता का किस तरह से अभ्यास किया जाए और करवाया जाए? हाँ, श्रमशीलता जैसे शील को बच्चों में विकसित करने के लिए आवश्यक है कि उनका अनुपालन परिवार के सभी लोग करें, क्योंकि बच्चे की बुद्धि और वृत्ति बंदर की वृत्ति के समान मानी जाती है। तो परिवार के बड़े बूढ़े श्रमशील हों, स्वयं श्रम करें, श्रम को महत्व दें, तो फिर बच्चों में गुण विकसित हो जाएगा। इसके लिए कुछ प्रयोग करना चाहिए। हमने देखा कि एक माँ कपड़ा साफ कर रही है, छोटी बच्ची भी आके साबुन लगाने लगी। माँ कह भी रही, नहीं बेटे तू मत लगा, मैं साफ कर रही हूँ। नहीं मम्मी मैं भी लगाऊंगी, मैं भी साफ करूंगी। इससे एक बात सिद्ध होती है कि अगर बच्चों को हमें श्रमशील बनाना है तो उनको अपने कार्य स्वयं करने की प्रेरणा देनी चाहिए। अरे देखो भाई, मैं अपने कपड़े साफ कर रही हूँ, तो भी अपने कपड़े साफ कर, चाहे बच्चा हो और चाहे बच्ची हो। यहाँ लड़के लड़की भेद नहीं करना चाहिए। लड़की काम करेगी, लड़का काम नहीं करेगा तो लड़का निकम्मा हो जाएगा। दोनों कार्य करें। तो उसके लिए उसने साफ कर दिया। अब ये हो सकता है कि साबुन बेकार जा रहा है आपका, आप बच्चे कपड़ा साफ भी नहीं हो रहा है और वो झाड़ू ठीक से नहीं लगा रहे हैं बच्चे, तो आप उस वक्त तो उसकी शाबाशी दें, उसको प्रोत्साहन दें, बहुत अच्छा किया और संतुष्ट दिखे अपने आप में। फिर बच्चे के वहाँ से जाने के बाद भले ही दोबारा साबुन लगाना पड़े, दोबारा झाड़ू लगाना पड़े, दोबारा व्यवस्था करनी पड़े, ठीक से लगाना पड़े, तो इससे बच्चों में श्रमशीलता का विकास होगा, स्वावलंबी होंगे। नौकर के सहारे और मशीन के सहारे अगर हम बच्चों का विकास करेंगे तो वास्तव में इस देश का, उस परिवार का दुर्भाग्य होगा। बच्चा परावलंबी हो जाएगा और एक दिन जब उनको पानी देने के लिए नौकर नहीं मिलेगा तो प्यासा रह जाएगा। ये बड़ी समस्या खड़ी होगी। इसलिए नितांत आवश्यक है बच्चे को श्रमशील बनाना। और श्रमशील नहीं होगा तो घटिया बात हो जाएगा। अब रिमोट कंट्रोल आ गया और रिमोट से काम करता है बच्चा।
और हाथ भी नहीं हिलाना, उठ के स्विच ऑन भी नहीं करना चाहता हो। इससे हो क्या रहा है कि घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पैर में दर्द, फिर योग अब आप कीजिए, फिर अभ्यास कीजिए, हाथ पर हिलाइए, ये सब समस्याएं आ रही हैं। और श्रमशीलता रहेगी तो स्वस्थ रहेगा और धन का उपार्जन भी होगा, धन बचेगा भी, क्योंकि नौकरों के आश्रित नहीं रहेगा, अपने आप करेगा, स्वावलंबी होगा। तो श्रम से धन भी मिलता है और श्रम से स्वास्थ्य भी बढ़ता है, ताकत भी बढ़ती है। शरीर बल और धन बल दोनों श्रम से बढ़ते हैं। हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं श्रम ही धन है। जैसा कि आपने स्पष्ट किया, श्रम ही धन है जी। लेकिन क्या श्रमशीलता से उपार्जित धन व्यक्ति को संचयी नहीं बना देगा? और क्या यह संचय की वृत्ति समाज के लिए हानिकर नहीं सिद्ध होगी? हाँ, देखिए, इसीलिए ऋषि जब चिंतन करता है तो समग्र चिंतन करता है। इसीलिए चिंतन किया कि श्रमशील होंगे तो उपार्जित धन होगा, सुरक्षित धन होगा, संचित धन होगा। और संचित धन को खतरा नहीं है, या संचित धन से किसी को खतरा नहीं है, लेकिन वह धन अगर दुरुपयोग में लग जाएगा, गलत स्थान पर खर्च होगा, या वह शरीर बल गलत स्थान पर खर्च हो रहा है, मान लो ताकत आ गई तो आदमी धक्का देकर चलता है, ऐठ के चलता है, नुकसान पहुंचाता है। तो धन बल, शरीर बल, बुद्धि बल, कोई भी बल हो, ये जब शक्तियां बढ़ती हैं तो व्यक्ति बढ़ी हुई शक्ति को देखता है तो बार बार उसके अंदर भाव आता है। इसी को अहंकार कहते हैं, घमंड कहते हैं, और यही नुकसान दूसरे को पहुंचाता है। तो ये नुकसान ना पहुंचाने पाए, इसलिए ऋषि ने कह दिया, अगला सूत्र आपने ध्यान दिया होगा, मितव्ययिता। मितव्ययिता निषेधात्मक नहीं है, विधेयात्मक है। मितव्ययिता का मतलब यह नहीं है खर्च ना करें, बल्कि यह है यहाँ कि बहुत सोच समझ के खर्च करें। जहाँ खर्च नहीं करना चाहिए वहाँ से खर्च को रोकें, और जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ खर्च करें। गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी उदाहरण देते थे, नदी में बांध बना दीजिए, उसके प्रवाह को रोका तो रोका नहीं है, उसके प्रवाह को रोक करके उसको और ताकतवर बनाया। वहाँ से टरबाइन चलाते हैं और बिजली पैदा करते हैं, आदि आदि। तो मितव्ययिता बहुत आवश्यक है। जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ खर्च करें, और जहाँ खर्च नहीं करना चाहिए वहाँ खर्च ना करें। और सही मायने में मितव्ययी व्यक्ति ही राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है। आपने अपने शरीर बल को बढ़ाया, अब ताकत आ गई है तो दूसरे की सुरक्षा कर सकते हैं। आपने बुद्धि बल बढ़ाया, आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं। तो मितव्ययीशील क्या करता है? संचित को सही दिशा में नियोजित करने की समझ देता है। आपने दूसरों के लिए खर्च करने की बात कही। दूसरों के लिए खर्च करना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। परिवार में इस वृत्ति का विकास हो, इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? देखिए, वास्तव में कठिन बात है ये। अपना उपार्जन दूसरे के कार्य में लगा जाए। उपार्जित किया हमने अपने लिए और लगाना है दूसरे में, दूसरे के कार्य के लिए, तो ये कठिन काम है। ये संवेदना पर आधारित है, और संवेदना का विकास होता है शालीनता से, शिष्टाचार से। ये शिष्टाचार ही तो है। हमने पकाया, अतिथि आया, उसको हमने खिलाया। कमाया हमने, पकाया हमने और खिलाया अतिथि को, और अतिथि को खिलाने के बाद ही हम संतुष्ट होते हैं। हमारे घर में तो ये परंपरा है कि अगर कोई हमारी माता बहन कोई पकवान बना रही है और उस पकवान को खाने के लिए कोई अतिथि नहीं आता है तो उसको लगता है हमारा पकवान बनाना व्यर्थ चला गया। ये वृत्ति है हमारे यहाँ, ये शालीनता है, ये शिष्टता है, हमारा शिष्टाचार है ये। तो परम पूज्य गुरुदेव ने शालीनता के सूत्र में एक बात कही है कि शालीनता से सब कुछ खरीदा जा सकता है, और शालीनता बिना मोल मिलती है। शालीनता के अभ्यास के लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकानी है, ये बिना मोल मिलती है। इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो हमारे यहाँ तो परिवारों में जो शिष्ट परिवार हैं, शिष्टाचार जहाँ है, शालीनता जहाँ है, उन परिवारों में ये वृत्ति ही है। अभिवादन क्या है? झुकना, किसी की चरण सेवा कर देना, हाथ पैर का कार्य कर देना, ये हमारे शिष्टता में आता है। कोई बूढ़ा जा रहा हो, कमर झुकी हो, सामान लिए, तो हमारी शिष्टता में क्या है कि युवा का काम है, उसकी शिष्टता है कि उसको ले ले और वो वहाँ तक पहुँचा दे। कोई गरीब है, उस तक अपना कुछ जेब खर्च पहुँचा दे। ये बच्चों को सिखाया जाता है शिष्टता। तो जब शिष्टता हम सीख जाएंगे, शालीन हम हो जाएंगे, शीलवान हम हो जाएंगे, तो हमारे अंदर दूसरों के प्रति खर्च करने का भाव पैदा हो जाएगा। बल्कि हम ये कहें कि अगर बच्चे शिष्ट और शालीन नहीं हैं तो उस परिवार की अशिष्टता और उस परिवार का फुहड़पन दिखाई दे जाता है। जो बच्चे ठीक से कपड़े पहने हैं, ठीक है, आपने कपड़े महंगे पहना दिए, आपने ठीक से कटिंग अच्छे बार्बर से करवा